हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री का, है ना। सरफेस केमिस्ट्री का जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है उसको इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, है ना। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है अवशोषण तथा अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है ना। अवशोषण और अधिशोषण में अंतर क्या है समझिएगा। एक तरफ है अधिशोषण, दूसरी तरफ क्या है अवशोषण। देखो, अधिशोषण की घटना में क्या होती है कि सरफेस पर कोई मॉलिक्यूल की सांद्रता आकर के इकट्ठा होती है ना। ये अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अवशोषण क्या होता है, बल्क में होता है ना। सरफेस के अलावा पूरे बल्क में एंट्री कर जाता है एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है भाई कि अधिशोषण एक सतही घटना है, प्रक्रम है, जबकि अवशोषण स्थूल प्रक्रम है। स्थूल माने बल्क, अंदर भीतर, है ना, बल की घटना है। यह एक तीव्र प्रक्रम है। जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है काफी तेजी से होती है, लेकिन ये मंद प्रक्रम है, धीमा होती है ना। चलिए अगला इसमें देखते हैं। इसमें तीसरा है डिफरेंशिएट कि इस प्रक्रम में पृष्ठीय सतह की सांद्रता में वृद्धि होती है। जो पृष्ठ पर आकर के मॉलिक्यूल एक्युमुलेट होते, इकट्ठे होते हैं, क्या होता है उसमें सांद्रता क्या होता है, बढ़ता है। कई परत आकर के धूल कण इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। अधिशोषण में सांद्रता में वृद्धि होती है। अब इसमें लेकिन इस प्रक्रम में संपूर्ण स्थूल की सांद्रता में समांगी रूप से क्या होती है, वृद्धि होती है। जब स्थूल में कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आकर के होते हैं तो वो सर्वत्र भाग में एक समान रूप से होता है ना। और अधिशोषण में कई परत जम सकता है, और इसमें तो बल्क में एक बार ही एक्युमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, और सर्वत्र भाग में इनफॉर्मली होगा। ठीक है, अगला देखिए। यह प्रक्रम प्रारंभ में तीव्र तथा साम्य अवस्था के नजदीक मंद हो जाता है। काफी ज्यादा जब धूलकण इकट्ठा हो जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा कि जितना धूलकण इस पर आकर के इकट्ठा होगा उतना धूलकण उससे क्या होगा, रिमूव भी होगा, है ना, किसी भी माध्यम से। जैसे इसका एग्जांपल है सिलिका जेल पर जलवाष्प। सिलिका जेल पर जलवाष्प, तो यह प्रक्रम प्रारंभ में तीव्र गति से होती है, लेकिन साम्य में नजदीक मंद हो जाती है। जबकि यह प्रक्रम हमेशा समान दर से घटित होती है, जैसे निर्जलीय CaCl2 द्वारा अवशोषित जलवाष्प। लेकिन इसमें जो सिलिका जेल पर जलवाष्प की एक्युमुलेशन, सांद्रता की इकट्ठा होना, ये किसका होता है, अधिशोषण का, और ये किसकी घटना है, अवशोषण की, है ना। तो ये था अधिशोषण और अवशोषण का अंतर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब है अच्छा क्वेश्चन है, इससे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट भी बनता है और साथ में सब्जेक्टिव फॉर्मेट भी बनता है। भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करें। एक तरफ हमने लिखा भौतिक अधिशोषण, दूसरे तरफ रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण क्या है समझिए। भौतिक अधिशोषण दुर्बल वांडर वाल बलों के कारण उत्पन्न होता है। इनमें जो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट जो होते हैं, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट जो होते हैं, यहाँ पर एक दूसरे से जो जुड़े होते हैं ना, वीक, वेरी वीक, दुर्बल वांडर वाल आकर्षण बल के द्वारा, लेकिन यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ा होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। तो वही चीज है कि जबकि रासायनिक अधिशोषण रासायनिक बंध केमिकल बॉन्ड बनने के कारण उत्पन्न होता है। अगला, यह विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, स्पेसिफिक नेचर के नहीं होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक अति मतलब हाई स्पेसिफिक नेचर, अति विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसके एनर्जी की बात करते हैं, है ना। देखिए, भौतिक अधिशोषण के फलस्वरूप बहुआण्विक मतलब मल्टी लेयर परत का निर्माण हो सकता है, लेकिन इसमें एक ही परत से सिंगल लेयर बनते हैं, आणविक परत। परंतु रासायनिक अधिशोषण में केवल एकल आणविक परत का निर्माण होता है। इसमें जो अधिशोषण की ऊष्मा होती है वह 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है, और ये ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। तो ये वैल्यू निगेटिव भी लिया जाए डेल्टा H के क्रम में तो सही है ना। तो 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है, और यहाँ पर क्या होती है 40 से 240, 20 से या 40 से या 30 से 240 किलो जूल पर मोल होता है। तो यहाँ पर 30 की जगह 40 भी हो सकता है, ये गलत नहीं है ना। इसके रेंज को बताया जा रहा है, किलो जूल पर मोल होता है, मतलब इसमें जो ऊष्मा होता है ना ज्यादा होता है इसके तुलना में रासायनिक। चलिए अगला देखिए। अगला चीज देखिए,
तापमान बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण का मान घटता है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो इस सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होता है एनर्जी मिलने के कारण ये क्या होती है, घटने लगती है। क्या होते हैं, काइनेटिक एनर्जी मिलने के कारण ये मॉलिक्यूल हटने लगते हैं, ठीक है ना। जबकि रासायनिक अधिशोषण तापमान बढ़ाने पर प्रारंभ में बढ़ता है, लेकिन काफी ज्यादा जब टेम्परेचर कंटिन्यू करिएगा तो घटने लगता है। इसका ग्राफ भी हम लोग क्लासरूम में देखे हुए हैं। अगला देखिए, इसमें सक्रिय ऊर्जा, संकीर्ण ऊर्जा माने एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसमें संकीर्ण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, दोनों में अंतर। और ये जो डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है ना, यहाँ से कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे एनर्जी वाला मामला आ गया, ताप वाला मामला आ गया, आपका संकीर्ण ऊर्जा वाला मामला आ गया। तो जो भी इसमें है ना भौतिक अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। इसके डिफ्रेंशिएट को एकदम याद कर जाना है, पढ़ जाना है समझ के अच्छा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं ये निम्न है, जैसे कि अधिशोषक की प्रकृति पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, है ना। अधिशोषक की प्रकृति पर यह निर्भर करता है। अधिशोषक की प्रकृति ठोस अधिशोषक यदि रहे तो अधिशोषक ठोस अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया पर, सरफेस एरिया पर निर्भर करता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होता है भाई साहब, अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं अधिशोषण की जो प्रक्रिया है समानुपाती होगी ठोस अधिशोषक के पृष्ठ क्षेत्रफल। एक होता है अधिशोषक, एक होता है अधिशोष्य। अगर ये मेरा हैंड है और इस पर आकर के धूलकण इकट्ठा हो रहा है, इस पर आकर के इकट्ठा हो रहा है, तो इस हैंड को हम लोग बोलेंगे क्या, अधिशोषक। और जो धूलकण आकर के इकट्ठा हो रहा है उसको बोलते हैं अधिशोष्य, है ना। तो अधिशोषक कंफ्यूज नहीं कर सकता आपको, ठीक है ना। तो अधिशोषक का सतह, ठोस अधिशोषक का सरफेस एरिया बढ़ेगा ना, तो अधिशोषण की प्रक्रिया भी क्या होगी, बढ़ेगी। चलिए, तो ये पहला है ठोस अधिशोषक का सरफेस देख लिया। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है द्रव अधिशोषक। अगर द्रव अधिशोषक के सांद्रता पर निर्भर करता है ना, अधिशोषण का दर जो है द्रव अधिशोषक के सांद्रता पर निर्भर करता है। सांद्रता जितना ही अधिक होती है ना, कंसंट्रेशन जितना ही अधिक होती है, अधिशोषण की घटना उतना ही अधिक होती है। तो ये अधिशोषण जो होगा समानुपाती होगा द्रव अधिशोषक के सांद्रता पर। द्रव अधिशोषक का सांद्रता बढ़ेगा तो अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ेगी। ये प्रभावित करने वाले दो कारक हो गए, है ना। इस दोनों कारक को ध्यान में रखना पड़ेगा और ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। अगला देखिएगा, अधिशोष्य की प्रकृति। दूसरा है प्रभावित करने वाले कारक में इन्वॉल्व हो रहा है अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोष्य की प्रकृति ये गैसीय अधिशोष्य का अधिशोषण गैस के क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है। और आपको क्लासेज में ऑर्डर भी लिखाया गया था क्रांतिक ताप का, और बताया गया था क्रांतिक ताप बाबू मेरे बढ़ता है तो अधिशोषण का दर भी क्या होता है, बढ़ता है। लिक्विफिकेशन द्रवीकरण की प्रक्रिया भी क्या होती है, बढ़ती है। तो अधिशोषण जो होता है डायरेक्टली होता है गैसीय अधिशोष्य के क्रांतिक तापमान पर। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा जिसका, उसका अधिशोषण की प्रक्रिया भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दाब का प्रभाव, तीसरा प्रभावित करने वाला कारक दाब का, प्रेशर का प्रभाव क्या है। अधिशोषण का मान दाब बढ़ने पर बढ़ता है, परंतु उच्च दाब पर यह कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी पदार्थ को हमको अधिशोषित कराना है तो ऊपर से अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो यहाँ पर आसानी से फटाक दे चिपक जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा। लेकिन काफी ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, अधिशोषण पर नहीं पड़ेगा। मतलब ये चीज कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो तीन प्रभावित करने वाले कारक हो गए। चौथा है ताप का प्रभाव। भाई साहब अगर ताप बढ़ाइएगा तो रासायनिक अधिशोषण तो बढ़ता है शुरू में, लेकिन फाइनली क्या हो जाता है, घटने लगता है लास्ट में, है ना। लेकिन भौतिक अधिशोषण की बात करें तो भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर घटता है, ठीक है। तो देखो भौतिक अधिशोषण में तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण मान घटता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर प्रारंभ में बढ़ता है तथा बाद में क्या होता है, पश्चात में घटता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अधिशोषण समतापी से आप क्या समझते हैं। देखिए अधिशोषण समतापी से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर अगर इसके समताप की बात करें, किसी गैसीय अधिशोष्य की जितनी मात्रा को एक से सूचित किया गया है, अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा अधिशोषित किया जाता है। नियत तापमान पर दाब के साथ खींचने गए वक्र अधिशोषण समतापी कहलाता है ना। यहाँ पर एक जो है अधिशोष्य
की मात्रा है और m क्या है, अधिशोषण का द्रव्यमान है। और यहाँ पर देखिए अगर x/m को बढ़ाया जाए, x/m को बढ़ाया जाए और इधर से प्रेशर बढ़ाया जाए तो जिसका टेम्परेचर जितना ही ज्यादा होगा उसके अधिशोषण की दर क्या होगी, उतना ही कम होगी। और प्रेशर आप बढ़ाते रहिए, है ना, प्रेशर आप बढ़ाइए, x/m बढ़ाइए, तो जब x/m प्रेशर बढ़ाएंगे तो x/m अधिशोषण की मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर का क्या भाई है रोल, टेम्परेचर का रोल है कि जितना ही कम टेम्परेचर होगा, जितना ही कम टेम्परेचर होगा बाबू अधिशोषण का दर उतना ही ज्यादा होगा। देखो 195 केल्विन है, यहाँ पर 244 केल्विन, यहाँ पर 273 केल्विन, तो देख रहे हैं जिसका टेम्परेचर कम है उसका अधिशोषण की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसकी अधिशोषण की मात्रा क्या है, कम है। यही कर्व होता है जो क्या कहलाता है, अधिशोषण समतापी कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, ये सब हम लोग क्लासेज में इसके हर चीज हम लोग पढ़े हुए हैं, आपको केवल ये चीज गाइड कर रहे हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर कहां तक करना है ना भाई, ये फॉर्मेट हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। और इसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इनऑर्गेनिक के पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक से हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन को लेते हुए और जो भी थ्योरी है उसको कवर करते हुए आगे बढ़ने हैं। रिवीजन भी करना जरूरी है, आप रिवीजन करते रहें, है ना। चलिए क्योंकि हम लोग फर्स्ट में ही पहले ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर किए हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग आजकल रिवीजन नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ दिए हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भी फोकस करना जरूरी है। काफ़ी ज़्यादा दिन हो गया आपको ऑर्गेनिक पढ़े हुए, आप रिवीजन अच्छा समय से करते नहीं हैं तो प्रॉब्लम होके करेगा, है ना भाई। इसलिए बाबू अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग तेज़ी से उसको कवर करेंगे, आप उसको रिवीजन करते रहें, जो बेसिक उसका है उसको पढ़ते रहें, ठीक है ना। नेमिंग रिएक्शन को जरूर फोकस करें। अगला उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। उत्प्रेरक के बारे में बाबू हम लोग जानते हैं कि रासायनिक पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित होकर भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया के दर को बढ़ा या घटा देता है, उसी को उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे बहुत सारे रिएक्शन हैं जो बिना उत्प्रेरक के उपस्थिति में अभिक्रिया नहीं होते हैं, जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति कराई जाती है वो रिएक्शन होते हैं, तेजी से होते हैं, है ना। चलिए देखिए, तो वैसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित होकर अभिक्रिया में भाग लिए बिना ही अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं, उसे क्या कहा जाता है भाई साहब, उत्प्रेरक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए N2 और H2 अमोनिया का निर्माण किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में क्या है, Fe है, ये जो है Fe ये क्या है, उत्प्रेरक है, तभी ये आसानी से NH3 में बदल रहा है। KClO3 अगर MnO2 के प्रेजेंस में ब्रेक किया जाए, डिकम्पोज किया जाए तो KClO2 ये आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, बट इसको हटा दिया जाए ना तो फिर ये इसका डिकम्पोजिशन डिफिकल्ट हो जाता है, हीट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको। चलिए आप इसको सॉर्टेशन कर सकते हैं या आपके पास ये चीज है। चलो आगे देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, लायोफिलिक मतलब जिसको द्रव से नहीं बोलते हैं, लायोफोबिक जिसको द्रव विरागी बोलते हैं, इसमें अंतर लिखा गया है। तो द्रव से नहीं और द्रव विरागी, द्रव से नहीं और द्रव रागी, द्रव से नहीं और द्रव विरागी में अंतर देखिए। द्रव से नहीं कोलाइड विलयन आसानी से भौतिक विधियों द्वारा बनाया जा सकता है, लेकिन इसको आसानी से हम लोग भौतिक विधि द्वारा नहीं बना सकते हैं, इसके लिए विशेष विधि की आवश्यकता होती है। तो जबकि इसे आसानी से नहीं बनाया जा सकता है, इसे बनाने के लिए विशेष विधि की प्रयोग की जाती है। अगला है, यह अधिक अस्थायी होता है। देखो लायोफिलिक, लायोफिलिक का मतलब, फिलिक मतलब होता है सने, फिलिक मतलब है सने, और फोबिक मतलब हेट, नफरत, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर यही चीज है कि जिसमें कोलाइड बनाया जाए और कोलाइड में परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम का आकर्षण ज्यादा हो तो उसको लायोफिलिक कहते हैं, और दोनों के बीच आकर्षण कम हो उसको लायोफोबिक बोला जाता है। जैसे कि सोल्यूशन में सॉल्यूट सोल्वेंट हम लोग देखते हैं, तो सॉल्यूट सोल्वेंट मान लो परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम, तो सॉल्यूट सोल्वेंट के बीच आकर्षण स्नेह ज्यादा होगा तो उसको लायोफिलिक के कैटेगरी में समझते हैं हम लोग, और अगर स्नेह नहीं होता है तो क्या कहते हैं, लायोफोबिक का उदाहरण होता है। तो यही चीज है कि बाबू जब इसमें ज्यादा कणों के बीच स्नेह है तो ये क्या होगा, इसको आसानी से बनाया जा सकता है, तुरंत ही ये बन जाएगा, लेकिन ये आसानी से नहीं बनेगा, एक खातिर विशेष प्रकार के विधि की आवश्यकता करनी पड़ेगी हमें, है ना। अच्छा ये क्या होते हैं ना, अस्टेबल होते हैं। जब आकर्षण ज्यादा तो स्टेबल होगा, तो कम स्टेबल होता है। ये उत्क्रमणीय होता है, उत्क्रमणीय होता है मतलब इसको बना के फिर तोड़ के फिर बना सकते हैं,
है ना। लेकिन ये अनुत्क्रमणीय होता है, एक बार ही बनेगा, फिर दोबारा आप तोड़ के सुखा के और उसको फिर चाहिए कोलाइड बना ले तो संभव नहीं है। अगला, इसमें पृष्ठीय तनाव सामान्यतः कम होता है और इसमें पृष्ठीय तनाव क्या होता है, अधिक होता है। 4 डिफरेंशिएट कर दिए। अगला देखिए, द्रव स्नेही में श्यानता परिक्षेपण माध्यम से अधिक होता है, लेकिन द्रव विरागी में श्यानता जो विस्कोसिटी होता है परिक्षेपण माध्यम के लगभग बराबर होता है। इसमें निम्न आवेश उत्पन्न होता है या आवेश लगभग नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें धनात्मक ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, माने ये आवेशित होता है, आवेशित होता है लेकिन एक तुलना में बहुत कम आवेशित होता है। इसमें प्रकाश का परिकीर्णन कम होता है, अर्थात टिंडल प्रभाव कम प्रदर्शित करता है, और इसमें प्रकाश का परिकीर्णन अधिक होता है, माने ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। अगला, इसके अवयवी कण सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसके अवयवी कण को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण है लायोफिलिक का गोंद, स्टार्च, एल्बुमिन, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और इसका उदाहरण जितना धातु के सल्फाइड है, धातु के ऑक्साइड है, धातु के हाइड्रा ऑक्साइड है, सब लायोफोबिक का उदाहरण होता है ना। तो ये था बाबू लायोफिलिक और लायोफोबिक में अंतर। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला, इमल्सन क्या है, इसके विभिन्न प्रकार का उदाहरण दीजिए। देखिए इमल्सन क्या है, इमल्सन वैसे कोलाइडी विलयन जिसमें परिचित प्रवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं। जब परिक्षिप्त व्यवस्था और परिक्षेपण माध्यम जब दोनों द्रव अवस्था में होगा, है ना, दोनों द्रव अवस्था में होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पायस या इमल्सन कहते हैं। जैसे तेल का जल में परिक्षेपण, जैसे दूध पायसकृत क्रीम, है ना, दूध का मां पायसकृत क्रीम, है ना। तो तेल का जल में परिक्षेपण यह एक क्या है, इमल्सन है। ठीक है ना, मतलब ये क्या है, इमल्सन है, पायस है। जैसे दूध आपका पायस हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। दूध क्या होता है, पायस होता है, ध्यान रहे क्या होता है भाई, पायस होता है। अगला, जल का तेल में परिक्षेपण माने मक्खन, क्रीम, इटीसी। तो मक्खन ध्यान रहे क्या होता है भाई, इमल्सन होता है। दूध क्या होता है, इमल्सन होता है। तो दूध वाला एग्जाम्पल एकदम याद रहे, यही पूछा जाता है। निम्न में कौन इमल्सन है, पायस है, तो दूध है। ठीक है ना, चलो तो पायस क्या हम लोग देख लिए। अगला देखिए, अस्कंदन से क्या समझते हैं। अस्कंदन मतलब कोगुलेशन, नीचे बैठना। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अस्कंदन वह प्रक्रम है जिसमें कोलाइड सॉल में उचित वैद्युत अपघट्य की थोड़ा सा मात्रा मिलाकर अवक्षेप माने नीचे बैठाना प्राप्त किया जाता है, बैठाकर प्राप्त किया जाता है। द्रव विरागी सॉल का अस्थायित्व कोलाइडी कणों पर आवेश के कारण होता है। यदि किसी प्रकार आवेश हटा दिया जाए तो कण एक दूसरे के समीप आकर पुंजित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के अस्कंदित हो जाते हैं, है ना। गुरुत्व बल के कारण नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है। कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम ही क्या कहलाता है, सॉल का अस्कंदन या अवक्षेपण कहलाता है। जैसे H2S3 विलयन में BaCl2 इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डाला जाता है, तो ये क्या हो जाता है, अस्कंदित हो जाते हैं, नीचे जाकर के जम करके इकट्ठा होकर के संगुड़ित होकर के नीचे पुंज बना करके नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाते हैं। ठीक है ना, चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वैद्युत कण संचलन क्या है, समझिएगा। वैद्युत कण संचलन मतलब वैद्युत कण संचलन में क्या होता है, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या लिया गया है, कोलाइड को लिया गया है, और कोलाइड को लिया गया और इसमें इलेक्ट्रोड दोनों तरफ लगाया गया है। तो जो आवेशित कोलाइड है ना, कोलाइड के कण है, अगर पॉजिटिव पार्ट होगा वह निगेटिव इलेक्ट्रोड के तरफ आएगा और निगेटिव पार्ट होगा जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तरफ तेजी से गमन करेगा। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वैद्युत कण संचलन, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। मतलब कोलाइडी कणों में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने की प्रवृत्ति है, जिसे वैद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, टिंडल प्रभाव क्या है भाई। टिंडल प्रभाव में हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर कोलाइड होते हैं। जब कोलाइड से होकर के प्रकाश को पास कराया जाता है और इसके साइड से देखा जाता है, जिधर से हम लोग प्रकाश को गुजारते हैं उस दिशा से देखने पर यहाँ पर क्या दिखाई देता है, एकदम पारदर्शी दिखाई देता है। लेकिन इस प्रकाश को जिधर से पास कराया जा रहा है उसके लंबवत देखा जाता है, तो कोलाइड के कण ना, कोलाइड जो है वह क्या होता है,
दुधियापन दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? दुधियापन दिखाई देता है, जिसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, है ना। तो जब किसी प्रकाशीय किरण पुंज को वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है तो उसके मार्ग अदृश्य होते हैं, परंतु जब प्रकाशीय किरण पुंज को कोलाइडी विलयन में गुजारा जाता है तो कोलाइडी कणों पर प्रकाश के पड़ने से प्रकाश किरण पुंज का परागमन तथा नीले प्रकाश से प्रदीप्त हो जाते हैं, जिससे उसके मार्ग सदृश्य होते हैं। प्रकाश के इस प्रदीप्त प्रभाव को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आप सबसे अच्छा डेफिनेशन टिंडल प्रभाव क्या है समझिएगा। टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल प्रभाव में देखिए, जब किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा गया प्रकाश की दिशा से देखा जाए तो ये पारदर्शी दिखाई देती है, लेकिन जब प्रकाश के लंबवत माने ऊपर से लंबवत देखा जाता है तो कोलाइडी विलयन दुधियापन दिखाई देते हैं, जिस प्रभाव को क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है ना। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, या ये आपको आसान लग रहा था, ये आप याद कर लो, समझ लो, ठीक है ना। चलिए, कॉपी पढ़ने की आवश्यकता है, केवल कॉपी पर अच्छा से कमांड रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। ब्राउनी गति, ठीक है ना। तो ब्राउनी गति क्या होता है? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने जिस प्रकार एक जल के पराग कणों का अध्ययन किया और जल के पराग कणों के अध्ययन के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जिस प्रकार जल में उनके पराग कण अनियमित पथ पर टेढ़े मेढ़े पथ पर क्या करते हैं? गति करते हैं पराग कण, उसी प्रकार कोलाइड में भी पराग कण के जैसे इनके कण क्या करते हैं? टेढ़े मेढ़े पथ पर, अनियमित पथ पर क्या करते हैं? गति करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? ब्राउनी गति कहा जाता है ना। तो ध्यान रहे यही चीजें, जब कोलाइडी विलयन को शक्तिशाली अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो कोलाइडी कण पूरे परिक्षिप्त क्षेत्रों में लगातार टेढ़ी मेढ़ी पथ पर क्या करती है? गति करती है, गति करती हुई दिखाई देती है। कोलाइडी कणों की यह गति सर्वप्रथम ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व की, जिसे ब्राउनी गति कहा जाता है। ब्राउनी गति कोलाइडी प्रकृति से स्वतंत्र होती है, फ्री होती है, परंतु कणों के आकार एवं विलयन की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। अधिशोषण की प्रकृति हमेशा उसमें छेपी होती है। क्यों? अधिशोषण में हम लोग को पता है कि उसमें छेपी प्रक्रम है। अधिशोषण क्या है? उसमें छेपी प्रक्रम है। क्यों भाई? तो उसमें गतिकी के अनुसार माने थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार डेल्टा जी जो होता है डेल्टा एच माइनस टेम्परेचर डेल्टा एस इंट्रोपी अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है। अतः जी का मान ऋणात्मक है। डेल्टा जी हमेशा क्या होता है भाई? ऋणात्मक होगा। ये डेल्टा जी देखो, डेल्टा जी हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा, है ना, ऋणात्मक है। क्योंकि अधिशोषण से इंट्रोपी में कमी होती है, अतः टी डेल्टा एस धनात्मक, टी मतलब टेम्परेचर, डेल्टा एस मतलब इंट्रोपी में परिवर्तन धनात्मक हो जाता है, जिसके कारण डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होने के लिए डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होना पड़ता है। इसलिए अधिशोषण हमेशा क्या होता है? उसमें छेपी होता है। ठीक है ना। सिंपल सा डेफिनेशन है। अधिशोषण की प्रवृत्ति हमेशा उसमें छेपी क्यों होती है? क्योंकि इसमें डेल्टा जी जो होता है निगेटिव होता है, डेल्टा जी निगेटिव होता है, इसलिए क्या होता है? उसमें छेपी होते हैं। बस डायरेक्ट ये सिंपल सा डेफिनेशन लिख सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगला देखो, पेप्टाइजेशन से क्या समझते हैं, है ना। ये पूछा भी गया है 2014 में। पेप्टाइजेशन माने पेप्टन से क्या समझते हैं? पेप्टन या पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण क्या होता है? देखिए, पेप्टन या पेप्टीकरण वह प्रक्रम है जिसमें ताजे बने हुए अवक्षेप में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डाल करके कोलाइडी विलयन के कण को क्या करते थे? कोगुलेट नीचे बैठाते थे इलेक्ट्रोलाइट डाल करके। उसी जब वह अवक्षेप बनता है, कोगुलेशन के बाद वह जो अवक्षेप बनता है, पीपीटी बनता है, उस ताजा बने अवक्षेप में उचित मात्रा में और विद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा मिलाकर कोलाइड सॉल्ट तैयार किया जाता है ना। इसी प्रक्रिया क्या कहा जाता है? पेप्टाइजेशन कहा जाता है। जैसे H2O2 में H2S की अल्प मात्रा मिलाने से कोलाइड सॉल्ट तैयार किया जाता है। यह एक क्या है? पेप्टाइजेशन की प्रक्रिया है। ठीक है ना। आप इसका शॉर्टेशन कर सकते हैं, एक दो बार लिख लो, इसको ध्यान रहेगा। उत्प्रेरक क्या है? इसके प्रभाव क्या है भाई? उत्प्रेरक हम लोग पढ़े, इसके प्रभाव को समझते हैं डायरेक्ट। अभी ऊपर में बताया गया प्रभाव क्या है। यह प्रतिकारक के बंधनों को तोड़कर संक्रमण अवस्था में
मध्यवर्ती यौगिक निर्माण करता है जो विखंडित होकर उत्पाद बनाता है। यह संकीर्ण ऊर्जा को कम करता है। उत्प्रेरक साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन समय पर जरूर प्रभाव पड़ता है ना। साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन टाइमिंग पर प्रभाव पड़ता है जरूर। यह गिब्स ऊर्जा को प्रभावित करता है नहीं करता है, गिब्स एनर्जी को भी ये प्रभावित नहीं करता है। तो ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गिब्स ऊर्जा पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये ध्यान रहे, दोनों 3 और 4 याद रहे। कोलाइड क्या है भाई? कोलाइड क्या होता है आपको पता है? कोलाइड क्या होते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जरूर कि कोलाइड क्या होता है। किसी विलयन में उपस्थित वे सूक्ष्म कण जो पर्चमेंट झिल्ली से विसरित नहीं होती है या अति मंद गति से विसरित होती है, उसे कोलाइड कहते हैं, है ना। जैसे ग्लू, जिलेटिन, एल्बुमिन, स्टार्च, गोंद इत्यादि, ठीक है ना। चलिए, ये कथा कहानी है, इसको लिखने की आवश्यकता तो नहीं है। हाँ, कोलाइड कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है, ये जरूर ध्यान रहे। किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक है अधिशोषक का प्रकृति एवं प्रति एवं क्षेत्रफल। प्रति इकाई क्षेत्रफल, यहाँ इकाई होगा, प्रति इकाई क्षेत्रफल, ताप, दाब, ठोस अधिशोषण की सक्रियता, है ना। ये चीज ऊपर में भी हम लोग देखे हैं। चलिए आइए, उत्प्रेरक की वर्णनात्मकता किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वर्ण संख्या को परिभाषित करें। गोल्ड नंबर आपको बताया गया, गोल्ड नंबर क्या है? कॉपी को ध्यान से केवल पढ़ने की जरूरत है, ठीक है ना। मिलीग्राम में रक्षी कोलाइड की वह मात्रा जो दिए गए स्वर्ण कोलाइडी विलयन के 10 ml में उपस्थित होने पर विलयन द्वारा स्कंदन होने से रोकती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। आपको कॉपी में इसका एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से किया गया, इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग बनाए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पढ़ने से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इसको पढ़ने से जरूरी है नोटबुक का, क्योंकि वहाँ पर एप्लीकेशन भी इसका कराया गया है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी कराया गया, तो उसको जरा फोकस करेंगे आप, है ना। गोल्ड नंबर ध्यान रहे, कॉपी से आप अच्छा से देखो उसको। मिसेल निर्माण विधि, क्रिया विधि लिखे। मिसेल की क्रिया विधि क्या है समझिएगा जरा। देखिए, पानी में घुलनशील साबुन उच्च वासा अम्लों के, जैसे समझिएगा, इसको हम समझाते हैं, बताते हैं आपको। हम लोग को पता है कि जो साबुन होता है ना, साबुन का ये अल्काइल पार्ट होता है, ठीक है ना। ये अल्काइल पार्ट होता है जो कि नॉन पोलर होता है, और ये पोलर पार्ट होता है ना। क्या होता है भाई? पोलर पार्ट होता है। मान लो पोटेशियम ले लो, सोडियम ले लो, कुछ भी ले लो भाई, है ना। तो ये होता है नॉन पोलर पार्ट और ये होता है पोलर पार्ट, ठीक है ना। और जो पानी होता है ये पोलर पार्ट होता है, तो हेकरा में सने होगा। और जो तेल होता है ना, तेल वायल, वो नॉन पोलर होता है, तो हेकरा बीच सने होगा, है ना। तो मिसेल कैसे बनता है? जब ये आपस में क्या होता है, मिलते हैं ना, तो मिसेल बनता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया होगा कि पानी में घुलनशील साबुन, तो ये साबुन का जो पोलर पार्ट है, ये नॉन पोलर पार्ट, ये नॉन पोलर पार्ट है, ये पोलर पार्ट है, ये आसानी से पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो ये साबुन का पोलर पार्ट है जो आसानी से पानी में चिपक जाएगा, है ना। पानी में घुलनशील साबुन उच्च वासा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जिन्हें इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे सोडियम स्टीयरेट को जल में विलीन करने पर, घुलाने पर RCO- एवं Na+ आयनों में विघटित हो जाते हैं, ठीक है ना। क्या हो जाता है? विघटित हो जाते हैं। लेकिन RCO- आयन के 2 भाग होते हैं। एक लंबी हाइड्रोकार्बन ये होती है, जिसे अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर पूछ भी कहा जाता है, टेल कहा जाता है, जो जल विरागी होते हैं, माने जल से ही क्या कर लेता है, स्नेह करता है। तथा ध्रुवीय, जल से ये स्नेह नहीं करेगा, वायु से स्नेह करेगा। तथा ध्रुवीय मतलब ये वाला पार्ट क्या होते हैं, जिसे ध्रुवीय आयनिक शीर्ष कहा जाता है, इसको, जो जल रागी होते हैं, माने जल से स्नेह करते हैं। जाहिर सी बात है, जल से स्नेह करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज को समझते हैं हम लोग। यहाँ पर वही फॉर्मूला लिखा गया
कि C17H35COA एक्वस है और यहाँ पर ये टूट जाएंगे, ये वाला पार्ट जो होता है C17H35 ये नॉन पोलर पार्ट होता है, अध्रुवीय होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, पोलर होता है, जो जल से स्नेह करता है और ये तेल से स्नेह करता है। तो यहाँ पर यही पार्ट दिखाया गया है कि ये जो होता है लंबी श्रृंखला जो है अल्काइल पार्ट जो है, द्रव विरागी पूंछ अध्रुवीय होता है, नॉन पोलर होता है, और ये वाला क्या होता है, ध्रुवीय होता है, जो कि पोलर पार्ट होता है, शीर्ष द्रव रागी इसको बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये तेल के बूंद है, ये येलो कलर का जो है तेल के बूंद है, तो ये साबुन का नॉन पोलर पार्ट तेल में जाकर के घुल जाएगा और इससे क्या घुल जाएगा, पानी घुल जाएगा। तो जब इसमें ज्यादा मात्रा में पानी डाला जाता है तो क्या होता है कि ये बाहर निकल जाता है आसानी से, कपड़ा से हट जाता है। बट ये चीज क्या बन गया, आपका मिसेल बन गया। क्या बन गया, मिसेल। मिसेल क्या है बाबू, इसका आकार ना कोलाइडी सॉल्यूशन के कोलाइडी बिलियन के अंतर्गत है। 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच इसका आकार है ना। तो हमेशा ध्यान रहे, यही क्या होता है, तुम्हारा मिसेल होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो RCO आयन पृष्ठ इस प्रकार उपस्थित रहते हैं कि उसका CO- समूह जल में तथा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R पृष्ठ से दूर रहती है, परंतु क्रांतिक मिसेल सांद्रता पर ऋण आयन विलयन के स्थूल में खींचे आते हैं, ठीक है ना, एवं गोलीय आकार में इस प्रकार एकत्रित हो जाते हैं कि इसकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला गोले के केंद्र की ओर इंगित होती है तथा RCO- भाग गोले के पृष्ठ पर रहता है। इस प्रकार बना पुंज आयनिक मिसेल कहलाता है। यही तुम्हारा क्या है भाई, मिसेल है। ठीक है, चलो आ जाइए। कोलाइडी बिलियन बनाने की परिक्षेपण विधि, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ज्यादा समय फालतू में बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं। अगला विद्युत अपघटन या प्रेडिक्ट आर्क विधि। देखो इसमें क्या होता है कि एक कंटेनर लिया जाता है और इसमें क्या होता है, बर्फ को जमाया जाता है। ये देखो बर्फ होता है, ये वेसल है, कंटेनर है, और ये क्या है, परिक्षेपण माध्यम है, और इसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। जैसे इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना, तो जो इसमें धातु जिसका कोलाइड बनाना होता है, उसी जिस धातु का कोलाइड बनाना होता है, सॉल बनाना होता है, उसी का इलेक्ट्रोड लिया जाता है और हाई वोल्टेज जैसे प्रवाहित किया जाता है, तो ये धातु गल करके क्या होते हैं, टप टप इसमें गिरने लगते हैं, परिक्षेपण माध्यम में गिरने लगते हैं, और गिर करके इसके कण का आकार कैसा हो जाता है, कोलाइडी कण के आकार के जैसा हो जाता है। तो इस प्रकार क्या बनाया जाता है भाई, कोलाइड बनाया जाता है। तो यही है विद्युत विघटन या ब्रेडिंग आर्क विधि। आर्क ब्रेडिंग विधि सामान्यतः गोल्ड, सिल्वर तथा प्लेटिनम ETC धातु को शॉल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रम में परिक्षेपण एवं संघनन दोनों ही सम्मिलित है। इस विधि में जिस धातु का सॉल बनाना होता है उसे इलेक्ट्रोड बनाया जाता है तथा परिक्षेपण माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क मतलब चिंगारी उत्पन्न किया जाता है, जिससे धातु वाष्पन प्रारंभ हो जाता है। धातु गलने लगता है, वाष्पन होने लगता है, परंतु पात्र में बाहर खींचे हुए बर्फ के सिल्ली के कारण संघनित माने इकट्ठा हो जाता है, जिससे कोलाइड सॉल का निर्माण होता है ना। चलिए आप इसका शॉर्ट टेस्टिंग कर सकते हैं। ये चीज हम लोग देखे हुए हैं, पेप्टन पेप्टीकरण क्या होता है। तो ये हम लोग देखे सरफेस केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और सरफेस केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो देख लिए। इसके अलावा आपको सॉल्यूशन चैप्टर में भी बताया गया था भाई, सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, है ना भाई। तो सॉल्यूशन चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, ज्यादा नहीं है। कितना देर का हुआ है, ज्यादा हो गया 34 मिनट। चलिए तो उसमें हम लोग देखे थे, चलिए इसको रहने दीजिए। देखो क्या क्या पढ़ लेने आपको वो चीज बता देते हैं जरूर, 2-4 मिनट और समय लेंगे। क्या क्या आपको कॉपी से पढ़ लेने हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको अच्छे से पढ़ लेने हैं। देखो ध्यान से, ये चीज हम लोग कर लिए थे, यहाँ से हम लोग को करना था। राउल्ट के नियम उड़नशील, ये चीज भी हम लोग लिख लिए थे। राउल्ट के नियम उड़नशील एवं अउड़नशील, वाष्पशील और अवाष्पशील मूल्य पदार्थों के लिए
लिखे आदर्श आचरण से धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन की व्याख्या करें। राउल्ट के नियम जो राउल्ट के नियम हम लोग आदर्श विलयन के लिए देखे थे, तो राउल्ट के नियम अनादर्श विलयन में जो धनात्मक ऋणात्मक विचलन होता है तो उसको जरूर देख लेना है आपको, है ना। तो ये ध्यान रहे आपको। और ग्राफ धनात्मक ऋणात्मक वाला देख लो एक बार, वही चीज आपको पढ़ लेना है। ये धनात्मक विचलन वाला ग्राफ है। राउल्ट के नियम जो है धनात्मक विचलन है, राउल्ट के नियम से ये धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये जरूर देख लीजिएगा आप। ये निगेटिव डेविएशन वाला अनादर्श विलयन में जो निगेटिव डेविएशन ऋणात्मक विचलन जो है राउल्ट के नियम से ग्राफ, ये जरूर देखना है, पढ़ लेना है अच्छा से उसको। अणुसंख्य गुण क्या है इसको हम लोग पढ़े हुए हैं। और अणुसंख्य गुणधर्म क्या है प्रदर्शित कीजिए, प्रसारण दाब अणुसंख्य गुण है ना। तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या है ये चीज हम लोग अच्छा से पढ़े हुए हैं ऊपर में, है ना। और इसको देख सकते हैं कैसे कैसे है, इतना ही ध्यान से देखना है। प्रसारण दाब अणुसंख्य गुण कैसे है ये चीज पढ़ लेना है, स्टेटमेंट इस सब हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना, ऊपर के लेक्चर में। प्रसारण दाब का मान देखो कैसे निकाला जाता है ना। वांटॉफ नियम के अनुसार है ये, चार्ल्स वांट नियम, वही वांटॉफ एवोगाद्रो, ये इंपोर्टेंट नहीं होते भाई। वास्तव से आप क्या समझते हैं ये चीज हम लोग ऊपर में पढ़े हुए हैं। एक क्वेश्चन देखो भाई, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को इतना बार मतलब एटीएम वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी जल में घोला गया, जल का किस ताप पर उबलेगा, मतलब जल का केबी आपको पता है 0.52 होता है, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल है, आपको दिया गया है क्वेश्चन में 18 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है और इसका अणुभार 180 होता है, पहले से भी हम लोग जानते हैं। और विलाय के रूप में जो जल है कितना है भाई 1000 ग्राम है। यहाँ पर इसका दे दिया है मात्रा T0 B शुद्ध द्रव का जल का क्वांटनांक दिया हुआ है। वैसे में हम लोग को पता है कि 373.15 केल्विन और टीवी यहाँ पर निकालना है, फार्मूला पर डायरेक्ट रख के मोलालिटी निकाल के इसको बना लेंगे, है ना। कॉपी में ये चीज कराया गया है, देख लो भाई, ठीक है ना। चलो समपराशरी विलयन माने आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है देख लेना। जिसका 2 बिलियन जिसका प्रसारण दाब क्या होता है समान होता है, उसी को क्या कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो वैसे विलयन जिनके नियत ताप पर प्रसारण दाब समान होते हैं उसी को प्रसारण आइसोटोनिक विलयन कहा जाता है। माने पाई 1 बराबर पाई 2 और यहाँ पर C1 बराबर C2 होगा, कहा कि पाई बराबर CRT होता है, R और T कट जाएगा तो C1 बराबर C2, ठीक है ना। पाई बराबर CRT आपको पता है ये चीज। 2 बिलियन जिनका प्रसारण दाब क्या होता है आपस में बराबर होते हैं, माने सांद्रता क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। देख लो इसको मोलारिटी के टर्म में तोड़ करके लिखा गया है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेसिकली मोलारिटी होता है मूल बटा आयतन। केन शुगर वाला एग्जाम्पल तो बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन किए, क्वेश्चन बैंक में कर रहे थे तो हम लोग किए थे, ये क्वेश्चन तो कई बार बनाया गया है, ट्रिक भी बताए थे। वांटॉफ गुणांक मतलब आई से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। ये कॉपी से पढ़ लेना है और ये चीज आपको अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। अल्फा निकालना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कॉपी को ध्यान में रखें आप, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, देख लेना भाई, आपको देख लेना अच्छा से। अल्फा, ठीक है ना, और आई वांटॉफ गुणांक, है ना भाई। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना। पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे, है ना। चलिए धन्यवाद।